प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में जानते हैं। सामान्यतया प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझाने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी रहा है। संविधान की रचना के समय उनके रचयिताओं का उद्देश्य क्या था, वो उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं से प्रेरित हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रमुख रूप से जिन शब्दों को जोड़ा गया वो हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के बाद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रमुख जो थीम रही है, प्रमुख जो विचारधारा रही है, वो हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उससे प्रेरित है। और साथ में ही जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उससे भी कहीं न कहीं पर इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? ये बहुत बार विवाद का विषय रह चुका है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसका अंग है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले जो वाद सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुआ, उस वाद में इनरी बेरुबारी वाद का नाम था, इनरी बेरुबारी वाद 1960 में। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी, यह स्पष्ट किया था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु वह संविधान का अंग नहीं है। इसके न रहने पर संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, उन मूल उद्देश्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तथापि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, आप लोगों ने कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा कि ठाकुरदास भार्गव ने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका आंसर आता है ठाकुरदास भार्गव। तो ये उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग नहीं है। यह सबसे पहले इनरी बेरुबारी वाद में स्पष्ट किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए जो वाद दाखिल हुआ वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया, यह स्वीकार किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। उद्देशिका में संशोधन
मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। देखो, दोनों वाद अलग अलग हैं। इनरी बेरुबारी में क्या स्वीकार किया गया? उच्चतम न्यायालय ने क्या तर्क दिया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, लेकिन वह संविधान का अंग नहीं है। जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद दाखिल हुआ, उस वाद में क्या स्वीकार किया गया कि ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो संविधान का अभिन्न भाग है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ठाकुरदास भार्गव इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, वहीं हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हमारे सामने अलग अलग हो गए। भारतीय संविधान की जो आत्मा है, उद्देशिका जो आत्मा है, उसे आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। जबकि हिदायतुल्लाह ने क्या कहा? उसे मूल आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में परिभाषित किया। इसी प्रकार से भारतीय राजनीति को बहुत ही गहनता के साथ में जिस विद्वान ने अध्ययन किया, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ हम जानने का प्रयत्न करें तो आता है, देखो, हम भारत के लोग, यह शब्द उद्देशिका का आरंभ हम कह सकते हैं इसी शब्द से होता है। और इसका अर्थ ये है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है? जनता है, भारत की जनता है। यदि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता है, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निहित है। भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। और ये जो शब्द है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उसमें हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप है, उसके बराबर है। वहीं पर दूसरा शब्द यदि हम देखें तो इसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसकी प्रभुसत्ता जनता में निहित है। तीसरे शब्द पर यदि हम देखें, ध्यान दें, तो वह है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है और लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाता है। तो भारत ने बीच का रास्ता लिया। यहाँ पर भारत ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए और मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। संविधान के विभिन्न उपबंधों जैसे आर्थिक न्याय भाग 4, विशेषतः अनुच्छेद 39, 39B, 39C के तहत समाजवादी जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट किया गया। इन अनुच्छेदों में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा, ये माना गया। इसी प्रकार से जो अगला शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में
उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को रखा गया और इसका अभिप्राय ये है कि राज्य का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा। राज्य न तो किसी धर्म विशेष के लिए प्रचार प्रसार करेगा और न कोई व्यक्ति जिस धर्म को वह मानता है उसी व्यक्ति के मार्ग में वह बाधा बनेगा। सभी धर्म समान हैं। तटस्थता का भाव यहाँ पर स्वीकार किया गया। सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया। राज्य में धर्म एवं व्यक्तिक विषय वो दोनों समरूप हैं, समान हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो लोकतंत्र शब्द आता है। लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा हम सब जानते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वह लोकतंत्र होता है। भारत में जिस लोकतंत्र को स्वीकार किया गया वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली या इसे प्रतिनिधि प्रणाली के रूप में हम स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों, एक शब्द आता है इसमें गणराज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है यह है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोकपद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी नागरिक को किसी भी लोकपद हेतु निर्वाचित होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है, न कि गणतंत्र को। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। जैसे न्याय में हम कह सकते हैं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हुआ यहाँ पर, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। इसी प्रकार भारत के संविधान में यदि स्वतंत्रता की बात करें तो नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता की बात की जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम कह सकते हैं जोड़ा गया है। साथ ही उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने, अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये ध्यान रहे कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में इसी कारण से मनाया जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कारण क्या है कि इस दिन हमने हमारे जो संविधान है उसको अंगीकृत किया, उसको अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों और आदर्शों को अंतर्निविष्ट किया गया है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है। यह महत्वपूर्ण उपयोगी भी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है और न ही न्यायालय द्वारा इसे परिवर्तित कराई जा सकेगी। इसका संशोधन किया जा सकता है, किंतु उस भाग का नहीं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो विद्यार्थियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार हम कह सकते हैं संशोधित हुई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार इसे संशोधन किया गया है। और इसे यदि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर आते हैं। कितने प्रकार की इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने प्रकार की इसमें न्याय का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार की इसमें समानता है, और शब्दों को भी क्रमशः स्पष्ट किया जाता है, क्रमागत लिखे शब्दों को। तो वो हम तभी कर पाते हैं जब भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। आगे अगले वीडियो में जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।